नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। साथियों, आज हम रियल नंबर के पार्ट 2 क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक देखा था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार अवश्य देख लें। तो चलिए, आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है कि यदि 65 तथा 117 का मौसो 65m माइनस 117 के रूप में हो तो m का मान क्या होगा। यानी दो संख्या दे रखा, कितना, एक 65 तथा एक 117, और उसका मौसो कह दिया 65m माइनस 117, और कह रहा है क्या कि m का मान ज्ञात करें। यानी इस दोनों का मौसो जो निकालेंगे इसके इक्वल के है। ये मौसो है, अगर इसका मौसो निकालें तो इसके इक्वल के बराबर। तो चलिए पहले हम 65 और 117 का मौसो निकालें। तो 65 और 117 इसका गुणनखंड तोड़े तो क्या हो सकता है, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो ये 5 और 13 के रूप में टूटेगा, और ये कितना में टूटेगा तो 13 और 9। तो इसका मौसो क्या आ सकता है, जो दोनों में मिले, दोनों में कॉमन हो, यानी 13। तो इसका मौसो कितना आया 13, और जो बराबर किसके है, ये मौसो और ये मौसो दोनों आपस में बराबर ही होंगे। इस दोनों का, इसी का तो मौसो ये है, तो इसी दोनों का मौसो कितना निकला है 13। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं, यानी 65m माइनस 117 बराबर हम 13 तो लिख सकते। तो यहाँ से अगर हम 65m को यहीं रहने दें और 117 को बराबर के उस साइड ले जाएं तो 13 प्लस में 117 जो किसके बराबर 130 के बराबर, 7 3 10 1 1 2 3 130 के बराबर। तो यानी यहाँ से अगर m का मान निकालना चाहें तो 130 बट्टे में 65, तो कट के क्या आ जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो m बराबर 2। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो साथियों समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार पुनः करते हैं, फिर से री करके देखते हैं क्या क्या रहा है। देखिए, एक 65 तथा 117 का मौसो दिया हुआ है इतना, तो आप पहले इस दोनों का मौसो निकालें। मौसो निकालेंगे कैसे, आवाज गुणनखंड। 65 बराबर क्या लिख सकते हैं आवाज गुणनखंड के रूप में, 5 गुणे 13 के रूप में। 117 को अगर आवाज गुणनखंड के रूप में लिखें क्या लिखें, 13 गुणे 9 के रूप में। अब इस दोनों में से मौसो अगर निकालना कहें तो मौसो कैसे निकलेगा, दोनों का कॉमन, तो दोनों का कॉमन 13। अब यहाँ पर यही मौसो 13 के बराबर अगर हम कर दें, 65m माइनस 117 बराबर 13, तो 65m बराबर इधर 117 ले जाए तो 13 प्लस 117 130, m बराबर 130 बट्टे 65 जो कट के आ गया 2। इसलिए इस सवाल का आंसर हो गया आपको 2। समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर चले। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो ये अगला सवाल 14 क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसो 19 है तो उनका लॉसो क्या होगा। दो संख्या का गुणनफल दे दिया 2166, मौसो दे दिया 19 और लॉसो पूछ रहा है। हम सबों को एक फार्मूला तो पता है क्या, कि दो संख्या दिया रहे, अगर मान लीजिए एक संख्या दिया हुआ a और एक संख्या b, अगर इसका लॉसो और मौसो अगर निकालना हो तो लॉसो मौसो निकाल के हम क्या करते हैं, तो a गुने b बराबर हम क्या करते हैं कि लॉसो ए बी का, पिछली वीडियो में भी मैंने ये फार्मूला को यूज किया था और बताया भी था आपको। तो यहाँ पर मौसो ए बी का, तो यहाँ अगर दो संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है तो 2166, मौसो दिया है, लॉसो पूछ रहा है, तो लॉसो पूछ रहा है, मौसो दिया है कितना 19। चलिए, तो अब अगर हमको लॉसो निकालना है तो 19 को इस साइड लाएंगे तो 2166 उधर गुना में है, इधर आने के बाद भाग में, और इधर हो गया लॉसो बचा। तो 19 से इसको अगर डिवाइड करें, भाग करके देखिए तो कैसे होगा। तो चलिए कहीं साइड में भाग कर ले, चलिए यहीं कर ले। 2166 में 19 से 19 एकम 19 2 26, फिर 19 एकम 19 7, यहाँ हो गया 76, 19 चौके 76 कट गया, यहाँ आया कितना 114। यानी 19 से 2166 में भाग देने पर कितना आएगा हमें 114, जो क्या है लॉसो। तो हमें लॉसो मिल गया कितना, तो 114। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 114।
आप बस इस फार्मूले को याद रखें, ये फार्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा, बार बार इस फार्मूले का यूज होगा आपके लिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन अभी समझ में आएगा। आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर लीजिए। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा अपना अगला सवाल। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, π/2 क्या है? π/2 क्या है? आप एक बात जान लें कि क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर से बार बार पूछता है, π/2 दे देगा, π/3 दे देगा, π/5, 6 कुछ भी दे सकता है। तो आप जब ये पाई देखें तो पाई देखने के बाद सीधे है कि अपरिमेय संख्या, ज़्यादा सोचना नहीं, बस सीधे बता देना ये अपरिमेय संख्या है। वो π/2 दे, π/3 दे, π/4 दे, कुछ भी दे, अपरिमेय संख्या, बस इसको याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, कहता है 5√2 क्या है? क्या है? तो 5√2 क्या है? रूट, जब ये रूट के अंदर कोई संख्या आ गया तो ये निकले के बाद ये निकलेगा ही, और निकलेगा तो ये अनावृत्ति रूप में निकलेगा, इसका कोई आवृत्ति नहीं रहेगा, और अनावृत्ति रूप में निकलता है, अनएंडिंग रहता है, इसका आवृत्ति नहीं होता। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होता है। जब ये रूट लगा रह जाए तो अनावृत्ति संख्या होता है, जो कि अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या, इसका भी आंसर अपरिमेय ही होगा। अब यही अगर रूट नहीं होता तब क्या होता? तब परिमेय संख्या हो जाता। जैसे देखिए अगला सवाल आप देखें तो अगला सवाल रूट ऊपर में √3 है, नीचे √12 है, 12 है, तो इसको क्या होगा? ये अपरिमेय होगा, परिमेय होगा, विषम होगा, ए तथा बी दोनों होगा, क्या होगा? तो इसको करने के लिए क्या करें? तो देखने में तो रूट लग रहा है तो हम तो झटक से लगा देंगे अपरिमेय में, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखते हैं तो ये कट भी तो रहा है, आप देखिए तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? क्या ये कट कितना आएगा? क्या ये इतना हो सकता है ना? अगर हो सकता है तो क्या ये भी बाहर निकाले तो 4 बाहर निकल के 2 आएगा, यानी ये क्या आया? p/q के रूप में आ गया। ये संख्या p/q के अगर रूट के अंदर रहता है तो p/q के रूप में हम नहीं लिख पाते हैं, और जब ये रूट से बाहर है तो 1/2 करके आया, तो 1/2 करके आया तो p/q के रूप में आ गया, तो p/q के रूप में आ गया, फिर ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। भूल से भी आप अपरिमेय संख्या में नहीं टिक करेंगे। तो इस तीनों चीज़ों को ध्यान रखें कि π/2 पाई के रूप में रहे तो अपरिमेय, रूट के अंदर फंसा कोई संख्या फंसा ही रह जाए तो पूरा का पूरा नहीं निकले, पूर्ण रूप में नहीं रहे, p/q के रूप में हम जिसको नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय होता है। और यहाँ देखिए कट के p/q के रूप में आ गया है, तो इसलिए यह संख्या क्या हो गया? परिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ज़्यादा ये हार्ड नहीं था, बहुत ही ईजी था, याद रखने वाली बात है ये सब। तो साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो ये रहा अपना अगला सवाल, क्वेश्चन 18, कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है? सअभाज्य, तो आप जान ले सअभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका मौ 100, वैसी दो संख्या जिसका मौ 100 एक आ जाए, वो संख्या सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अब हमें इसमें चेक करना होगा कि किसका मौ 100 एक आ रहा है। जिस दोनों संख्या का मौ 100 एक आ जाएगा जिस भी ग्रुप का, वो सअभाज्य संख्या होगी। तो आप यहाँ पर देखें 14 और 35 को अगर चेक करते हैं तो 14 और 35 का अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े तो 7 दूनी 14, 7 5 35। तो यहाँ तो मौ 100 7 आ गया, इसका मौ 100 कितना है? 7। इसका चेक करके देखें 18 और 25 का, तो 2 9 18, 5 25। यहाँ लग रहा है इसका कहीं ना हो जाए, इसका मौ 100 आ रहा है 1। और चेक करके देखें तो यहाँ पर 13 और 52 का चेक करके देखें तो 1 13 हम लिख सकते हैं 1 गुने 13 और 52, सॉरी यहाँ पर 52 दिया हुआ है 52। तो यहाँ पर हम करें तो 13 चौके 52, तो यहाँ पर तो इसका मौ 100 कितना आ गया? 13। हमें नहीं लगता है यही होगा। अब यहाँ पर चेक करें तो हाँ, यहाँ भी तो आ ही रहा है। 21 को हम लिख सकते हैं क्या? तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 7,
और यहाँ पर 84 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, 3 4 4 3 12 7 84। यहाँ पर देखिए मौसम क्या आ गया, मौसम यहाँ पर 3 × 7 21 आ गया। यहाँ का मौसम 21 आया, यहाँ का मौसम 7 आया, यहाँ का मौसम 13, और एक ही युग में है कौन, 18 और 25, जिसका मौसम कितना आ रहा है 1। तो सअभाज्य संख्या इस ग्रुप, इस चारों में ABCD में कौन हो जाएगा, तो 18 और 25 वाला ग्रुप। समझ में आ गया होगा। तो अगले सवाल की ओर चले, तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल क्या कहता है, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक रूप होता है। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक रूप पूछ रहा है। इस तरह का सवाल आपको 2-3 तरह के यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहीं पर आपको विषम पूछ देगा, कहीं पर सम पूछ देगा। तो आप इस तरह के सवाल में करें क्या कि कुछ नहीं, आप क्या करें कि Q का मान बैठा कर आपको चेक करना होगा। कहाँ 2-3 मान ले यहाँ पर, जैसे हम मान ले Q को हम एक बार 1 रख के देखेंगे, एक बार 2, एक बार 3, इस तरह से आप कोई भी संख्या रख के देख लीजिए जहाँ बार बार वही आ रहा हो। अगर जो पूछ रहा है जैसे विषम, तो आप चेक करें कि कहाँ पर बार बार इस तीनों को रखने के बाद विषम ही आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर 1 रखें तो 6, ये तो सम हो जाएगा। यहाँ पर अगर 1 रखें तो 6 एकम 6, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, और 2 जोड़ेंगे तो 8, ये भी सम हो जाएगा। अब यहाँ चेक करके देखें तो 6 को अगर 1 से गुना करें तो 6, और 1 जोड़े तो 7, यानी इसी में एक बार में 1 दिए तो कितना आया 7, जो विषम है। अब यहाँ पर चेक करें तो 6 को 1 से गुना करने पर 6, 4 जोड़ेंगे तो 10, ये भी तो सम हो जाएगा। चलिए 2 देख के देखते हैं। तो 2 अगर रखेंगे यहाँ पर तो कितना होगा, 6 दूनी 12, 12 हो गया जो कि सम है। यहाँ पर 2 रखे, 6 दूनी 12, या अब 12 में 2 जोड़े तो 14, ये भी सम हो जाएगा, 14 आ गया। अब यहाँ पर अगर हम 2 रखें तब तो 6 दूनी 12, 1 13, फिर आ रहा है 13 जो कि विषम है। अब यहाँ पर रखें तो 6 दूनी 12, 4 16, फिर सम आ गया। अब 2 चेक करके देख लीजिए। इसी तरह से आप 2-3 संख्या रख के देख लीजिए कि बार बार कहाँ पर जो पूछ रहा है वो आ रहा है। विषम पूछ रहा है हमें, तो बार बार यहीं पे विषम आ रहा है, तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पर यही 6Q + 1 का रूप होगा, जो कि विषम के रूप में हमेशा बार बार आएगा। तो यही पूछ रहा है प्रत्येक धनात्मक के लिए। तो प्रत्येक धनात्मक संख्या हम रख के 2 को देख लिए तो यही आ रहा है बार बार, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो अगले सवाल की ओर चले। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए ये रहा अपना अगला सवाल, क्वेश्चन 20। दिया हुआ है 0.13 और इस पर आवर्त रेखा दे दिया गया है। ये आवर्त रेखा यह दिखाता है कि दशमलव के बाद कोई ऐसा भिन्न होगा, इसमें से कोई एक ऐसा भिन्न होगा जिसको भाग करने के बाद वो 1-3 बार बार आ रहा होगा। यानी इस आवर्त का मतलब, जैसे 1-3 पर आवर्त लाइन दे दिया, तो मतलब इसका कहने का मतलब 1-3 1-3 1-3 1-3 कर करके बहुत बार आता होगा, इनफाइट मतलब आगे बहुत देर तक। तो इसको बनाए कैसे, इसको भिन्न के रूप में कैसे चेंज कर, वह भिन्न कौन है जिसमें आवर्त 1-3 1-3 आता है, इसमें चेंज करना है। इसको आवर्त लाइन जो दिया हुआ है ये दशमलव करके इसको भिन्न के रूप में लाना है। तो इसको लाएं कैसे, तो इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 तरीका होता है। तो हम ये ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करें तो चाहेंगे फास्ट में करने के लिए, पहले उसको कर लेते हैं, फिर एक तरीका और आपको बता दें। तो एक ये है कि जितना आवर्त दिया हुआ है, दशमलव के बाद जितनी संख्या जिस पर आवर्त है उसको संख्या के रूप में लिख ले, दशमलव इशू को ख़त्म कर लिए। जैसे यहाँ पर 1-3 था, मैंने इसको 13 के रूप में लिख लिया। अब फिर ये इसके बट्टा करके अब हम ये देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने संख्या हैं जिस पर आवर्त लाइन किया हुआ है, उसको क्या करेंगे, उतना 9 लिख लेंगे हर के रूप में। 2 9 को हमने लिख लिया, बस हो गया, हमारा आंसर मिल गया, यानी 13/99 इसका आंसर। एक और तरीका होता है क्या, तो आप यह करें कि 13 लिख लें और बट्टे में जितने संख्या दिया हुआ है 1/10 का पावर उतना संख्या लिख ले ये, और फिर 1/10 को माइनस कर दे और उस पर यह देखे कि कोई एक संख्या या कितना कोई भी संख्या है जिस पर आवर्त नहीं किया हुआ है। दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या भी है जिस पर ये आवर्त लाइन नहीं दिया हुआ है।
तो इसमें तो कोई भी नहीं है ऐसी संख्या जिस पर आवर्त लाइन नहीं किया हुआ है, सब पर किया हुआ है, तो आप इसका 0 कर लें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 बट्टे में, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ इसको अगर माइनस करें तो 10 का पावर 0 है, तो किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1। तो यहाँ पर 13 बट्टे में 99। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है कि जो आप अगर भूल गए तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए, तो आप इस तरीके को याद रखें। कुछ नहीं है, बस जितना दिया हुआ है उसको संख्या मान लिए, और जितने संख्या पर आवर्त लाइन किया हुआ है उतना 9 नीचे डाल देंगे, बस हमारा आंसर निकल के तैयार हो गया। तो इस सवाल को आंसर कितना हो गया इस सवाल का, तो सी। अब चलिए क्वेश्चन 21 की ओर चले। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या और मैंने लिया है ठीक इसी तरह का। तो इसमें क्या है 0.32, और सिर्फ आवर्त रेखा जो है, आवर्त लाइन सिर्फ 2 पर ही किया हुआ है, और इसको कह रहा है पी क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए। तो अब इसको कैसे करें, तो इसको करने के लिए ठीक इसी तरह जिस तरह से हमने अभी पीछे क्वेश्चन इस 20 में किया था, इसमें तो आप कुछ नहीं, बस दशमलव बिंदु को ख़त्म करें 32 बट्टे। अब यह देखें कि दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या है जिस पर आवर्त लाइन नहीं किया हुआ है, तो उसको आप इसमें से माइनस कर लें। माइनस कर लिए। अब फिर नीचे क्या करें, तो जितने संख्या पर आवर्त लाइन किया उतना 9 लिखे, और जितने संख्या पर आवर्त लाइन नहीं किया हुआ उतना 0 डाल दें। तो आप देखें दशमलव के बाद कि एक संख्या ऐसा है जिस पर आवर्त लाइन नहीं किया हुआ है, तो आप वहाँ क्या करेंगे कि इतने 0, तो क्या हुआ 3 का, यहाँ पर 3 एक ऐसी संख्या जिस पर आवर्त लाइन नहीं है, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे 0 डाल देंगे 1। तो यहाँ पर कितना आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 29 बट्टे में 90। तो चलिए इस सवाल का आंसर भी निकल गया, कितना हुआ 29 बट्टे 90। तो इसका आंसर हो गया बी। समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगली संख्या की ओर, अगली सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल की ओर। तो क्या है क्वेश्चन 22 में, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए शांत, कोई भिन्न शांत कब होता है, तो कोई भिन्न शांत कब होता है कि भिन्न होता क्या है, भिन्न अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर होता है, भिन्न अंश बट्टे हर होता है। तो वह शांत कब होगा और अशांत कब होगा इसके बारे में जाने। यदि किसी भिन्न का हर में यदि केवल 2 रहे, केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5, या तो हो सकता है केवल 2 ही रहे, हो सकता है 2-3 बार गुना करके गुणनखंड के रूप में तोड़ने के बाद, यानी भिन्न को हम पहले सरलतम रूप में कर लेंगे, फिर सरलतम रूप करने के बाद हम यह देखेंगे कि उसके हर में या तो केवल 2 ही आएगा, हो सकता है 2 2 2 2 करके आए तो केवल 2 होगा, या हो सकता है 5 5 5 5 करके, या हो सकता है 2 5 करके आए। तो अगर इस रूप में रहता है तो वो भिन्न शांत कहलाता है, वो भिन्न शांत भिन्न कहलाता है। ठीक, अगर इसके अलावा इस 2 या 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए सरलतम रूप करने के बाद, एक बात ध्यान दें, हम कह रहे हैं भिन्न को सरलतम रूप पहले कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अगर सरलतम रूप करने के बाद भी अगर उसका हर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ रहा है तो वो अशांत रूप हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा, तो आप इसको देखें तो 17/81 जैसे दिया हुआ है, 17/81। चलिए हम इसको थोड़ा साफ़ कर दें, ये तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसको हम साफ़ करते हैं, फिर हम इसमें चेक करेंगे। अब तो 17/81 जो दिया हुआ है तो हमको सिर्फ हर पे दिमाग लगाना है, अंश के बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना है। तो 17/81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27 3 81, यानी 2 5 नहीं है 3 आ रहा है, तो ये अशांत भिन्न हो जाएगा। चलिए बी को अगर हम देखें तो 16/41, 41 का तो कोई गुणनखंड होगा ही नहीं, तो इसमें तो अशांत भिन्न हो गया। चलिए एक अगला दिया हुआ है 13/45, इसको हम देखें तो 13/45 को हम क्या सोच सकते हैं, तो 3 3 और 5 के रूप में। तो यहाँ पर 5 तो आया लेकिन एक 3 आ रहा है, जो कि सरलतम रूप करेंगे तो सरलतम रूप के बाद ये हटने वाला है तो है नहीं, तो यहाँ पर 3 और 5 के रूप में, तो ये भी अशांत हो गया। अब यहाँ पर देखें 19/80, अब इसको तोड़े तो 19 बट्टे में
इसको हम तोड़ेंगे अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो क्या हो सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे में 80। अब हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ 2 और 5 ही आ रहा है, इसके अलावा कोई भी और नहीं है संख्या जो गुणनखंड के रूप में आ रहा है। तो 2 और 5 या केवल 2 या केवल 5 रहे तो वह भिन्न क्या कहलाता है, शांत भिन्न। यानी हमारे इस सवाल क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो गया, तो डी, शांत ही पूछ रहा था तो शांत। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलें। तो चलिए ये रहा अपना अगला सवाल। देखिए इस तरह का सवाल दिया हुआ है, दशमलव करके यहाँ पर आवर्ती और अनावर्ती के रूप में दिया हुआ है। तो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्यूशन करें, तो इस तरह के सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए आप कुछ बातों को याद रखेंगे, 2 बातें याद रखेंगे। जैसे परिमेय संख्या के लिए क्या होता है और अपरिमेय संख्या के लिए क्या होता है। परिमेय संख्या के लिए 2 शर्त हैं, क्या, तो या तो उसका दशमलव प्रसार शांत रूप में हो, और दूसरा क्या है, दूसरा है अशांत आवर्ती के रूप में हो। अशांत आवर्ती के रूप, आवर्ती कहने का मतलब है कि या तो कंटिन्यूअस रहेगा, अशांत के रूप में कंटिन्यूअस रहे, ठीक, लेकिन कोई संख्या ऐसा हो जो रिपीट हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा हो, आवर्ती हो। और अपरिमेय संख्या के लिए क्या होता है, अपरिमेय संख्या के लिए एक शर्त होता है, क्या, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती के रूप में होता है। तो इस 2 बातों को याद रखेंगे। परिमेय संख्या के लिए 2 शर्त, एक या तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो, और दूसरा शर्त क्या है कि अशांत आवर्ती हो, और अपरिमेय संख्या के लिए क्या है कि अशांत अनावर्ती हो। तो आप जैसे यहाँ पर देखें अनावर्ती और आवर्ती आपको समझ में आ जाएगा कि एक संख्या बार बार रिपीट, जब यहाँ पर देखें तो कोई संख्या अपने आप में फिर से रिपीट नहीं हो रहा है, सेम रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ जैसे 1 दिया हुआ है, 2 दिया, 1 1 2 1 1 1 2, मतलब कोई इसका सीरीज कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब हमेशा जो है चेंज होते रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो वही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें जैसे कि 5.2 3 3 3 3, यानी कि आगे अब जितना भी आएगा तो वो 3 3 3 3, यानी 3 का रेपिटेशन हो रहा है, एक ही संख्या का रेपिटेशन, ये आवर्ती हो गया। और यहाँ पर अनावर्ती हो गया। ये अशांत भी है, मतलब कहीं पर रुकने वाली नहीं है, और यहाँ पर अनावर्ती भी है, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर देखें तो अशांत है लेकिन आवर्ती है, अशांत है लेकिन आवर्ती है, 3 का आवर्त हो रहा है, 3 बार बार आ रहा है, तो ये संख्या क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या। इस तरीके का सवाल के लिए आप ये शर्त याद रखेंगे तो आपको आराम से ये सवाल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अपना ये सेशन वास्तविक संख्या का ख़त्म होता है, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी नया वीडियो कोई डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जय हिंद, धन्यवाद।